नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिच एल्बॉम की द 5 पीपल यू मीट इन हेवन। ये एक ऐसी किताब है जो आपको जिंदगी और मौत के बारे में आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत और भावुक कहानी है जो हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का कोई भी पल बेकार नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं कि क्या हमारी जिंदगी का कोई मतलब है, क्या हमारे होने या ना होने से दुनिया को कोई फर्क पड़ता है। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसे लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी बेकार चली गई। इस गहरे और भावनात्मक सफर को हम 4 विस्तृत भागों में बांटेंगे ताकि हर एक सबक को गहराई से समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, अंत ही शुरुआत है और पहला सबक। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मानते हैं कि उनकी जिंदगी का एक बड़ा मकसद है, और दूसरे वो जिन्हें लगता है कि वे बस दिन काट रहे हैं और उनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कहानी का हीरो एडी दूसरे तरह का इंसान था। एडी 83 साल का था। वो रूबी पियर नाम के एक पुराने अम्यूजमेंट पार्क में मेंटेनेंस का काम करता था। उसका काम था ये सुनिश्चित करना कि झूले सुरक्षित रहें ताकि लोग मजे कर सके। लेकिन एडी खुद अपनी जिंदगी से कभी खुश नहीं था। उसे लगता था कि वो इस पार्क में फंस गया है। वो हमेशा से यहां से निकलना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियों और एक युद्ध ने उसे हमेशा के लिए यहीं बांध दिया। जरा सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर दूसरों की सुरक्षा करते हुए बिता दी, लेकिन उसे हमेशा यही लगा कि उसने कुछ नहीं किया। उसका जीवन एक लंबी थकाऊ खामोशी जैसा था। उसके पास कोई बच्चे नहीं थे। उसकी पत्नी की मौत बरसों पहले हो चुकी थी। उसके साथी थे तो बस वो बच्चे जो पार्क में आते थे और उसे एडी द राइंड मैन कहते थे। वे उसे पसंद करते थे, लेकिन एडी उन्हें इग्नोर करता था। उसे लगता था कि वो एक ऐसा किरदार है जिसका कहानी में होना जरूरी नहीं है। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। उसका बायां घुटना बर्बाद हो चुका था, जिसके कारण वो लंगड़ाकर चलता था। उसकी छाती में दर्द रहता था। 83 साल की उम्र में वो अपनी मौत का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी जिंदगी की निरर्थकता से थक चुका था। उसे लगता था कि उसकी कहानी का कोई क्लाइमैक्स नहीं होगा, बस एक धीमी और उबाऊ समाप्ति होगी। ये एडी का 83वां जन्मदिन था, लेकिन उसके लिए ये किसी भी आम दिन जैसा ही था। उसे जन्मदिन मनाना पसंद नहीं था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये वो दिन था जब एडी की कहानी खत्म होने वाली थी, या यूं कहें कि शुरू होने वाली थी। दोपहर के समय पार्क के एक बड़े झूले फ्रेडीज फ्री फॉल में कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक केबल टूट जाती है और झूले की एक गाड़ी जिसमें लोग बैठे थे खतरनाक तरीके से लटकने लगती है। पार्क में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। एडी अपनी उम्र और दर्द के बावजूद दौड़ता है मदद के लिए। वो एक मेंटेनेंस मैन था। लोगों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी। वो चिल्लाकर लोगों को निर्देश देता है, मशीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे जाती है। उस लटकती हुई गाड़ी के ठीक नीचे जमीन पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, शायद 5 या 6 साल की। वो डर के मारे जम गई थी और उसे पता नहीं था कि ऊपर से मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। एडी के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी की थकान, उसका सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उस बच्ची को बचाना। उसने अपनी लाठी फेंकी और अपने लंगड़े पैर के बावजूद उस बच्ची की तरफ दौड़ा। ये एक ऐसा पल था जहां समय थम गया था। एडी ने उस बच्ची को धक्का दिया, लेकिन क्या वो खुद बच पाया? उसे एक बहुत तेज झटका महसूस हुआ। एक ऐसी रोशनी दिखी जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार थी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। क्या एडी ने उस बच्ची को बचा लिया? क्या उसका जीवन वाकई बेकार था? ये वो सवाल थे जिनके जवाब उसे धरती पर नहीं बल्कि कहीं और मिलने वाले थे। जब एडी की आंखें खुली तो उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। उसका 83 साल का बूढ़ा थका हुआ शरीर अब जवान महसूस हो रहा था। उसका घुटना ठीक था। वो बिना लंगड़ाए चल सकता था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो गूंगा हो चुका था। वो कहाँ था? उसे लगा था कि मरने के बाद या तो सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर वो किसी धार्मिक स्वर्ग में जाएगा, लेकिन वो तो वापस रूबी पियर में था। लेकिन ये आज का रूबी पियर नहीं था। ये वो रूबी पियर था जो उसके बचपन में हुआ करता था, साल 75 पहले। वही पुराने झूले, वही पुराना माहौल, लेकिन सब कुछ एकदम नया और चमकदार लग रहा था। और वहां कोई इंसान नहीं था। वो अकेला था। एडी कंफ्यूज था। क्या यही स्वर्ग है? मेरी ही पुरानी काम करने की जगह? ये कैसी सजा है? वो उस खाली पार्क में घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों है और उसके साथ क्या हुआ है। क्या उसने उस बच्ची को बचाया? उसे कुछ याद नहीं था, सिवाय उस आखिरी झटके के। वो चलते चलते पार्क के एक हिस्से में पहुंचा जहां फ्रीक शो हुआ करता था,
जहां अजीब दिखने वाले लोगों का प्रदर्शन किया जाता था। वहां एक तंबू के अंदर उसे एक आदमी बैठा दिखाई दिया। एडी उस नीले आदमी को घूर रहा था। वो आदमी अपनी कुर्सी से उठा और उसने एडी से कहा, हेलो एडवर्ड। एडी हैरान था। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल थे। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूं? मेरी आवाज को क्या हुआ? उस नीले आदमी ने बताया कि वो एडी का इंतजार कर रहा था। उसने समझाया कि ये स्वर्ग है, लेकिन ये वैसा स्वर्ग नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। यहां आपको अपनी जिंदगी को समझने का मौका मिलता है। उसने कहा, तुम्हें यहां 5 लोग मिलेंगे। वे लोग जो तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी वजह से थे। कुछ को तुम जानते होगे और कुछ को नहीं, लेकिन उन सब ने तुम्हारी तकदीर बदली है। एडी को याद आया, जब वो बहुत छोटा था तो रूबी पियर में एक ब्लू मैन काम करता था, लेकिन एडी उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। वो तो बस एक तमाशा था जिसे बच्चे देखने जाते थे। ब्लू मैन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका नाम जोसेफ था। बचपन में उसे बहुत घबराहट होती थी। उस जमाने में एक दवाई आती थी, सिल्वर नाइट्रेट। उसे लगा कि ये उसकी घबराहट ठीक कर देगी। उसने वो दवाई खानी शुरू की, लेकिन उससे उसकी चमड़ी का रंग नीला पड़ने लगा। दुनिया ने उसे त्याग दिया, उसे राक्षस समझा। उसे अपनी जगह सिर्फ रूबी पियर के फ्रीक शो में मिली, जहां लोग उसे पैसे देकर घूरते थे। एडी सोच रहा था, ठीक है ये सब दुखद है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तो इसे जानता भी नहीं था। ब्लू मैन ने एडी की आंखों में देखा और कहा, तुम मुझे नहीं जानते थे एडवर्ड, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी थी। ये हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ब्लू मैन ने एडी को उसके बचपन का एक दिन दिखाया। छोटा एडी अपनी नई बेसबॉल से खेल रहा था। गेंद सड़क पर चली गई और एडी उसे पकड़ने के लिए बिना देखे सड़क पर दौड़ पड़ा। सामने से एक कार आ रही थी। उस कार को ब्लू मैन चला रहा था। उसने अचानक बच्चे को सड़क पर देखा। बच्चे को बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए और कार को मोड़ दिया। कार फिसली और एक ट्रक से टकरा गई। एडी बच गया। उसने तो शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा कि क्या हुआ। वो अपनी गेंद लेकर भाग गया। लेकिन ब्लू मैन, वो उस एक्सीडेंट में मारा गया। स्वर्ग में खड़ा बूढ़ा एडी कांप गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके बचपन की एक छोटी सी गलती ने एक इंसान की जान ले ली थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वो एक कातिल था। वो रोना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। ब्लू मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, रोने की जरूरत नहीं है एडवर्ड। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए नहीं बुलाया कि तुम दोषी हो। मैंने तुम्हें अपना पहला सबक सिखाने के लिए बुलाया है। और वो सबक क्या था? दुनिया में कोई भी घटना अचानक यानी रैंडम नहीं होती। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप किसी एक इंसान को दूसरे से अलग नहीं कर सकते, जैसे आप हवा से हवा को अलग नहीं कर सकते। ब्लू मैन ने समझाया कि इंसान को लगता है कि वो अपनी जिंदगी अकेले जी रहा है, लेकिन सच तो ये है कि हमारा हर एक छोटा सा काम, हर एक फैसला किसी न किसी की जिंदगी को प्रभावित करता है, भले ही हम उसे जानते भी ना हो। उसने एडी से कहा, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था क्योंकि तुम सिर्फ रूबी पियर पर काम करते थे। लेकिन सोचो, अगर मैं उस दिन नहीं मरता तो तुम आज यहां नहीं होते। मेरी मौत ने तुम्हें जिंदगी दी। जिसे तुम अनजान कहते हो, वो असल में वो परिवार है जिससे तुम अभी तक मिले नहीं हो। एडी को लगा जैसे उसकी छाती से एक भारी बोझ हट गया है, लेकिन उसकी जगह एक नई गहरी समझ ने ले ली है। उसकी जिंदगी बेकार नहीं थी। उसकी जिंदगी तो एक ऐसे इंसान की मौत पर टिकी थी जिसे वो जानता तक नहीं था। तभी ब्लू मैन का रंग बदलने लगा। वो नीला नहीं बल्कि एक सामान्य गोरा इंसान बन गया। उसे मुक्ति मिल गई थी क्योंकि उसने अपनी कहानी एडी को सुना दी थी। उसने एडी से कहा, अब तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। तुम्हारा अगला सफर शुरू होने वाला है। ब्लू मैन गायब हो गया। एडी फिर से अकेला था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि स्वर्ग में क्या होने वाला है। उसे अपनी जिंदगी के 4 और सच जानने थे। तो दोस्तों, ये था एडी का पहला सबक। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी एक सीधी रेखा है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक विशाल जाल है जहां हर धागा एक दूसरे से जुड़ा है। आपकी एक मुस्कुराहट, आपका एक गुस्सा या सड़क पर आपकी एक छोटी सी दौड़, ये सब किसी न किसी की तकदीर बदल सकता है। एडी ने सीखा कि कोई भी जिंदगी बेकार नहीं होती, क्योंकि हर जिंदगी दूसरी जिंदगी को सहारा देती है। अब एडी का माहौल बदल रहा है। उसे बारूद की गंध आ रही है। उसे युद्ध के मैदान की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसका दूसरा पड़ाव आने वाला है। वो मिलने वाला है उस इंसान से जिसने एडी को जीना नहीं बल्कि मरना सिखाया था।
एक ऐसा इंसान जिसने एडी की जिंदगी को सबसे गहरे घाव दिए थे। तो दोस्तों, अब शुरू होता है द 5 पीपल यू मीट इन हेवन पार्ट 2। ये भाग एडी को उस समय में ले जाएगा जिसने एडी को सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक दर्द दिया था। यह हिस्सा हमें युद्ध के मैदान, धुएं, बारूद और उस रहस्यमयी चोट के बारे में बताएगा जिसने एडी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। पार्ट 2, जंग के घाव और बलिदान का सच। दोस्तों, जब हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में शांति और सुकून की तस्वीर उभरती है, लेकिन एडी के लिए उसका दूसरा पड़ाव किसी डरावने सपने जैसा था। जैसे ही द ब्लू मैन ओझल हुआ, एडी के चारों तरफ का नजारा बदल गया। वो अब एक ऐसी जगह पर था जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था, युद्ध का मैदान। हवा में बारूद की तीखी गंध थी, मिट्टी खून और पसीने से गीली थी। एडी ने खुद को एक सैन्य वर्दी यानी आर्मी यूनिफॉर्म में पाया। उसके हाथ में एक राइफल थी। उसे अचानक याद आया कि ये वो समय था जब वो एक जवान लड़का था, सपनों से भरा हुआ, जो अपने देश के लिए लड़ने गया था। लेकिन उस युद्ध ने उसे वो इंसान बना दिया था जो वो मरते दम तक रहा, एक थका हुआ, हताश और शारीरिक रूप से अक्षम इंसान। एडी कंफ्यूज था। क्या स्वर्ग में उसे फिर से वही दुख झेलना होगा? क्या ये उसकी गलतियों की सजा थी? वो उस कीचड़ भरे मैदान में आगे बढ़ने लगा। उसे वहां एक पुराना आधा जला हुआ बरगद का पेड़ दिखा। उस पेड़ की एक शाख पर कोई बैठा था। जैसे जैसे एडी करीब गया, उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। वो उस चेहरे को जानता था। युद्ध से जाने से पहले एडी एक अलग इंसान था। वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था। वो रूबी पियर से दूर अपनी एक पहचान बनाना चाहता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और देशभक्ति के जोश में उसने अपनी राइफल उठा ली। उसे फिलीपींस के जंगलों में भेजा गया। वहां उसने वो सब देखा जो एक इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उसने अपने दोस्तों को मरते देखा। उसने भूख और प्यास से लड़ते हुए रातें बिताईं। लेकिन सबसे बुरा वक्त तब आया जब एडी और उसके 4 साथियों को द क्रेजीज यानी दुश्मन सैनिकों के एक छोटे समूह ने पकड़ लिया। महीनों तक वे एक बांस के पिंजरे में बंद रहे। उन्हें कोयले की खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें पीटा गया, उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें मौत के करीब छोड़ दिया गया। उस कैद के दौरान एडी ने अपना आपा खो दिया था। उसकी मासूमियत मर चुकी थी। लेकिन उस अंधेरी कैद में भी एक उम्मीद थी। उनका कैप्टन ने एक कसम खाई थी, एक ऐसी शपथ जो हर सैनिक के लिए पवित्र होती है, लीव नो मैन बिहाइंड, यानी किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ना। यही वो कैप्टन था जो आज स्वर्ग के उस जले हुए पेड़ पर एडी का इंतजार कर रहा था। कैद के वो दिन एडी की रूह पर एक बड़ा घाव थे। वहां एक सैनिक था जिसे वे रैबिट कहते थे। उसे बेरहमी से मार दिया गया था। उस पल एडी को समझ आया कि जिंदगी कितनी सस्ती है। लेकिन कैप्टन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन जब पहरेदार कमजोर पड़े तो एडी और उसके साथियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। एडी, जो रूबी पियर में बड़ा हुआ था, वो जगलिंग में माहिर था। उसने दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए पत्थरों से जगलिंग शुरू की। जैसे ही दुश्मन सैनिक सम्मोहित हुए, कैप्टन और बाकी लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने अपने दुश्मनों को मार गिराया। वे आजाद थे, लेकिन वे वहां से भागने से पहले उस नर्क को जलाकर राख कर देना चाहते थे। उन्होंने कोयले की खदान और उन झोपड़ियों में आग लगा दी जहां उन्हें कैद रखा गया था। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। चारों तरफ चीखें और धमाके थे। यही वो पल था जिसने एडी की जिंदगी को हमेशा के लिए एक अपाहिज के शरीर में कैद कर दिया। जब वे भाग रहे थे तो एडी को लगा कि उसने जलती हुई झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा साया देखा है, शायद कोई बच्चा। एडी का दिल बैठ गया। उसने आग में घुसने की कोशिश की। उसके साथियों ने उसे रोका, उसे आवाजें दी, लेकिन एडी को वो साया दिख रहा था। वो आग की गर्मी और धुएं के बीच पागलों की तरह अंदर जाने लगा। तभी अचानक एक तेज दर्द हुआ। एक गोली उसके पैर में लगी। एडी वहीं गिर गया। उसे याद था कि उस रात के बाद वो कभी ठीक से चल नहीं पाया। वो हमेशा मानता रहा कि वो गोली किसी दुश्मन ने चलाई थी। उसे गुस्सा था कि उस चोट ने उसके भविष्य के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो अब इंजीनियर नहीं बन सकता था। वो सिर्फ रूबी पियर में मशीनों को तेल देने वाला एक लंगड़ा आदमी बनकर रह गया। स्वर्ग में उस जले हुए पेड़ के नीचे एडी ने कैप्टन की तरफ देखा। कैप्टन, तुम अब भी अपने पैर को घूर रहे हो एडवर्ड? कैप्टन की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। एडी ने अपनी आवाज वापस पा ली थी। उसने गुस्से और दुख से पूछा, कैप्टन, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? क्या आप जानते हैं उस रात क्या हुआ था? किसने मुझे गोली मारी थी? कैप्टन ने शांति से जवाब दिया, हाँ एडवर्ड, मैंने मारी थी। एडी सन्न रह गया। उसका अपना कैप्टन, उसका अपना रक्षक। आपने ऐसा क्यों किया? एडी चिल्लाया।
आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं लंगड़ा हो गया। मैं कभी वो नहीं बन पाया जो मैं चाहता था। कैप्टन पेड़ से नीचे उतरे। अब उनकी वर्दी साफ थी। उन्होंने कहा, एडवर्ड, अगर मैं तुम्हें गोली नहीं मारता तो तुम उस आग में मर जाते। तुम पागल हो गए थे। तुम सुन नहीं रहे थे। मुझे अपनी कसम पूरी करनी थी, किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ना। मैंने तुम्हारा पैर जरूर छीना, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी दी। तुमने अपने पैर के दुख में उन सालों को भूल दिया जो तुम उस रात के बाद जी पाए थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एडी को लगा कि वो तो बच गया, लेकिन कैप्टन का क्या हुआ? कैप्टन ने बताया कि एडी को बचाने के बाद जब वे सब ट्रक में बैठकर भाग रहे थे तो कैप्टन रास्ता देखने के लिए आगे बढ़े। उनका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ा। वे उसी वक्त मारे गए। एडी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी जिंदगी की कीमत उसके कैप्टन की मौत थी। आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी? एडी ने धीरे से पूछा। कैप्टन ने एडी को उसका दूसरा सबक सिखाया। यह सबक हर उस इंसान के लिए है जो मानता है कि उसने जीवन में कुछ खो दिया है। बलिदान जीवन का हिस्सा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर अफसोस किया जाए, बल्कि ये वो चीज है जिस पर गर्व किया जाना चाहिए। कैप्टन ने समझाया, जब तुम कुछ खोते हो तो तुम वास्तव में उसे खोते नहीं हो, तुम उसे किसी और को दे देते हो। मैंने अपनी जान दी ताकि तुम और बाकी साथी घर जा सको। तुमने अपना पैर खोया ताकि तुम जीवित रह सको। बलिदान का मतलब नुकसान नहीं होता, इसका मतलब परिवर्तन होता है। एडी को समझ आया कि उसका वो लंगड़ा पैर सिर्फ एक चोट नहीं थी, वो उसकी जिंदगी का इनाम था। उसे अपनी जिंदगी से जो नफरत थी वो धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसे एहसास हुआ कि कैप्टन ने सालों से स्वर्ग में उसका इंतजार किया था ताकि वे उसे ये बता सकें कि उनकी मौत बेकार नहीं थी। उन्होंने अपना काम पूरा किया था। कैप्टन ने एडी से अपना हाथ मिलाया। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, एडी के पैर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया। अब उसे लंगड़ाने की जरूरत नहीं थी। कैप्टन ने उसे अपनी एक पुरानी याद दी, एक छोटी सी निशानी, और फिर वे ओझल हो गए। तो दोस्तों, ये था एडी के दूसरा सबक। हम अक्सर अपनी कमियों और अपने नुकसानों का रोना रोते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे उस छोटे से बलिदान ने शायद किसी और की बड़ी तस्वीर बदल दी हो। बलिदान कभी भी बेकार नहीं जाता। एडी ने कैप्टन को माफ कर दिया और खुद को भी, लेकिन अभी 3 लोग और बाकी थे। अब एडी एक ऐसी जगह जा रहा है जहां उसे अपनी जिंदगी के सबसे कड़वे रिश्तों का सामना करना होगा। वो उस इंसान से मिलने वाला है जिससे उसने सबसे ज्यादा नफरत की थी, अपने पिता से, और उस औरत से मिलने वाला है जिसके नाम पर रूबी पियर बना था। दोस्तों, अब शुरू होता है द 5 पीपल यू मीट इन हेवन पार्ट 3। ये भाग इस पूरी किताब का सबसे भावुक और परिवर्तनकारी हिस्सा है। यहाँ एडी का सामना उस इंसान से होगा जिसके लिए उसने नफरत की एक दीवार खड़ी कर रखी थी, उसके पिता। और फिर वो उस रूह से मिलेगा जिसने उसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास दिया था, उसकी पत्नी मार्गरीट। पार्ट 3, माफी की शक्ति और अमर प्रेम। दोस्तों, जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो नफरत दूसरे से ज्यादा हमें खुद को जलाती है। एडी के लिए उसके पिता वो नफरत थे। उसके पिता एक सख्त, खामोश और हिंसक इंसान थे। उन्होंने एडी को कभी प्यार नहीं दिया, सिर्फ आदेश दिए। एडी की पूरी जिंदगी अपने पिता की छाया से भागने और फिर उसी छाया में सिमटने की कहानी थी। स्वर्ग के तीसरे पड़ाव पर एडी एक बर्फीले पहाड़ के पास बने एक पुराने ढाबे के पास पहुंचता है। वो ढाबा बिल्कुल वैसा ही था जहां उसके पिता काम के बाद घंटों बिताते थे। एडी खिड़की से अंदर झांकता है। वहां उसे कई लोग दिखते हैं जो अपनी अपनी कहानियों में डूबे हैं, लेकिन एक कोने में उसे अपना पिता बैठा दिखता है। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा वो अपनी मौत से कुछ समय पहले था। एडी का खून खौल उठता है। वो चिल्लाना चाहता है, क्यों? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन तभी एक आवाज आती है। एक शालीन बूढ़ी औरत जो ढाबे के काउंटर पर खड़ी थी। उसने एक पुराने ढंग का गाउन पहना था। वो एडी की तरफ बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते एडवर्ड, मैं रूबी हूं। एडी हैरान था। रूबी? क्या आप वही रूबी हैं जिसके नाम पर रूबी पियर बना है? उस औरत ने सिर हिलाया। एडी ने अपनी पूरी जिंदगी उस पार्क में बिता दी थी, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि रूबी कौन थी। उसे लगता था कि यह सिर्फ एक नाम है। रूबी ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक मध्यम वर्गीय लड़की थी जिसे एक अमीर नौजवान एमिल से प्यार हो गया। एमिल ने उसके सम्मान में समुद्र किनारे एक विशाल अम्यूजमेंट पार्क खड़ा कर दिया, रूबी पियर। वो पार्क प्यार का प्रतीक था, लेकिन एक रात वहां भयानक आग लग गई। एमिल ने पार्क को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो बुरी तरह जल गया। उनकी सारी दौलत खत्म हो गई। एमिल और रूबी को एक छोटे से अपार्टमेंट में गरीबी में रहना पड़ा। रूबी ने उस पार्क से नफरत करना शुरू कर दिया।
उसे लगा कि उस पार्क ने उसके पति की सेहत और उनकी खुशियां छीन ली। वो कहती है, मैंने उस जगह को श्राप दिया था एडवर्ड, मैंने चाहा था कि वो जगह कभी ना बनी होती। एडी को पहली बार एहसास हुआ कि रूबी पियर, जिसे वो अपनी जेल मानता था, किसी और के लिए बर्बादी का प्रतीक था। लेकिन रूबी वहां एडी को ये बताने नहीं आई थी। वो उसे उसके पिता का वो सच दिखाने आई थी जिसे एडी ने कभी नहीं देखा था। एडी हमेशा मानता था कि उसके पिता एक कमजोर और हिंसक आदमी थे। उसे याद था कि कैसे एक रात मिकी शिया, जो उसके पिता का सबसे अच्छा दोस्त था, उसकी मां के साथ गलत व्यवहार कर रहा था। उसके पिता आए, उन्होंने मिकी को देखा और मिकी वहां से भाग गया। एडी को लगा कि उसके पिता ने मिकी को मारा होगा, लेकिन रूबी ने सच दिखाया। उस तूफानी रात मिकी शिया पछतावे में समुद्र में कूद गया था। वो डूब रहा था। एडी के पिता, जिन्हें अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेना चाहिए था, वे भी समुद्र में कूद पड़े। उन्होंने मिकी को बचाया। क्यों? क्योंकि मिकी ने उनकी तब मदद की थी जब वो बेरोजगार थे। ये वफादारी थी। लेकिन उस रात ठंडे पानी में रहने की वजह से एडी के पिता को निमोनिया हो गया। उसी बीमारी ने उनकी जान ले ली। मरने से पहले वे अस्पताल की खिड़की पर खड़े होकर अपने परिवार का नाम पुकार रहे थे। वे अपनी पत्नी और बच्चों को माफ करना चाहते थे और माफी मांगना चाहते थे। एडी ये सब देखकर टूट गया। उसने अपने पिता को हमेशा एक विलन समझा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके पिता ने अपनी जान एक ऐसे दोस्त को बचाने के लिए दे दी थी जिसने उन्हें धोखा दिया था। ये उनकी वफादारी का सबसे ऊंचा रूप था। रूबी ने एडी को उसका तीसरा सबक सिखाया। ये सबक हम सब के लिए है जो किसी न किसी से गुस्सा पालकर बैठे हैं। नफरत एक ऐसा जहर है जिसे आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाए। माफी सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होती है, ताकि आप उस बोझ से आजाद हो सकें। एडी ने अपने पिता की ओर देखा। वो गुस्से की दीवार जो उसने दशकों से बना रखी थी, वो ढह गई। उसने अपने पिता के पास जाकर उनके हाथ छुए। एडी ने कहा, पापा, मैं आपको माफ करता हूं, और मैं माफ करता हूं कि मैंने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की। जैसे ही एडी ने ये शब्द कहे, वो ढाबा और पहाड़ ओझल होने लगे। एडी अब हल्का महसूस कर रहा था। उसका शरीर अब जवान नहीं, बल्कि एक रूहानी सुकून से भरा हुआ था। उसकी अगली मंजिल उसे उस एहसास की तरफ ले जा रही थी जिसने उसने रूबी पियर पर सबसे ज्यादा याद किया था। दोस्तों, प्यार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो मौत के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन एडी और मार्गरीट की कहानी कुछ और कहती है। मार्गरीट, एडी की पत्नी, जिसकी मौत कैंसर से बहुत साल पहले हो गई थी। एडी ने उसके बाद कभी किसी और से प्यार नहीं किया। वो रूबी पियर पर अकेला रहा, उसकी यादों के सहारे। स्वर्ग के चौथे पड़ाव पर एडी मार्गरीट से विनता है। वे हजारों शादियों के बीच से गुजरते हैं। मार्गरीट कहती है, मुझे शादियां पसंद है एडवर्ड, यहां सिर्फ उम्मीद और वादे होते हैं। वे दोनों नाचते हैं। एडी को फिर से वही जवान महसूस होता है। वे अपनी उन बातों को याद करते हैं जो अधूरी रह गई थी। एडी पूछता है, तुम्हें कैंसर क्यों हुआ? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? हमारी जिंदगी वैसी क्यों नहीं रही जैसी हमने सोची थी? एडी को याद आता है कि कैसे एक कार एक्सीडेंट ने उनकी खुशियों को ग्रहण लगा दिया था। मार्गरीट अस्पताल में थी, वे बच्चा गोद नहीं ले पाए, और फिर उसकी बीमारी। मार्गरीट ने एडी को उसका चौथा सबक सिखाया। ये उन सब के लिए है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। जीवन खत्म होता है, लेकिन प्रेम नहीं। यादें एक साथी की तरह होती हैं। जब कोई मर जाता है तो उसका प्यार नहीं मरता, वो बस एक नया रूप ले लेता है। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं। एडी को समझ आया कि मार्गरीट उन सालों में भी उसके साथ थी। जब वो रूबी पियर पर अकेला था, जब वो मशीनों को ठीक करता था, मार्गरीट की यादें ही उसे जिंदा रखे हुए थीं। प्यार कभी बेकार नहीं जाता। मार्गरीट ने उसे आश्वासन दिया कि वे फिर मिलेंगे, लेकिन अभी एक और इंसान बाकी था। एक ऐसा इंसान जिसे एडी ने कभी नहीं देखा था, लेकिन जिसकी जिंदगी एडी के हाथों खत्म हुई थी। एडी को उस आखिरी सच का सामना करना था। तो दोस्तों, पार्ट 3 में एडी ने सीखा कि माफी हमें आजाद करती है और प्रेम कभी नहीं मरता। उसने अपने पिता से सुलह की और अपनी पत्नी का आशीर्वाद लिया। लेकिन अब आ रहा है सबसे बड़ा मोड़, एडी का 5वां इंसान। ये वो शख्स है जो एडी की जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा मकसद दोनों बताएगा। वो छोटी बच्ची कौन थी जिसे बचाने के चक्कर में एडी मरा, और क्या एडी ने वाकई उसे बचा लिया था? अब हम उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जहां एडी का ये रूहानी सफर अपने चरम पर है। पिछले 3 भागों में हमने देखा कि कैसे एडी ने जुड़ाव, बलिदान, माफी और प्रेम के रहस्यों को समझा। उसने अपने डर, अपनी नफरत और अपने अधूरेपन को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में लटका हुआ था, उसकी मौत का मकसद क्या था, और वो साया क्या था जिसे उसने युद्ध के दौरान आग की लपटों में देखा था।
तैयार हो जाइए द 5 पीपल यू मीट इन हेवन पार्ट 4 के लिए। ये आखिरी भाग सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए एक जवाब है जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी का कोई बड़ा अर्थ नहीं है। यहाँ हम मिलेंगे उस 5वें इंसान से जो एडी की रूह को आखिरी शांति देगा। पार्ट 4, जीवन का अंतिम सत्य और महान उद्देश्य। दोस्तों, स्वर्ग का आखिरी पड़ाव अक्सर सबसे सरल होता है, लेकिन सबसे गहरा भी। एडी जब अपनी पत्नी मार्गरीट से विदा हुआ तो उसका दिल भरा हुआ था, पर उसमें अब कोई बोझ नहीं था। वो अब एक ऐसी जगह था जहां सिर्फ मासूमियत थी। चारों तरफ सफेद रोशनी थी, जैसे कि सारा संसार किसी पवित्र चादर में लिपटा हो। एडी ने देखा कि नीचे नदी के किनारे हजारों बच्चे खेल रहे हैं। वे बच्चे दुनिया के हर कोने से लग रहे थे। कोई काला था, कोई गोरा, कोई एशियाई। वे सब हंस रहे थे, पानी में खेल रहे थे। एडी धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरा। जैसे जैसे वो बच्चों के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि ये वही सुकून है जिसे वो रूबी पियर पर बच्चों को खुश देखकर महसूस करता था, लेकिन तब वो इसे समझ नहीं पाया था। वहां नदी के बीचों बीच एक पत्थर पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। उसकी आंखें काली और गहरी थीं। उसने एक फटा हुआ सूती गाउन पहना हुआ था। वो एडी की तरफ देख रही थी। वो उसे हाथ हिलाकर बुला रही थी। एडी के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे। उसे नहीं पता था कि ये बच्ची कौन है, लेकिन उसे अपनी छाती में एक पुरानी धक धक महसूस हो रही थी। ये पल एडी की जिंदगी का सबसे खौफनाक और सबसे सच पल था। वो बच्ची, जिसका नाम ताला था, उसने एडी की आंखों में देखकर सिर्फ 3 शब्द कहे, यू बर्न मी, यानी तुमने मुझे जलाया। एडी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी यादें उसे वापस फिलीपींस के उस जलते हुए गांव में ले गईं। उसे याद आया कि जब वो और उसके साथी उस कैद से भाग रहे थे, उन्होंने झोपड़ियों में आग लगा दी थी। उसे याद आया कि उसने आग की लपटों के बीच एक साया देखा था। उसने हमेशा खुद को यकीन दिलाया था कि वो साया सिर्फ उसकी कल्पना थी, कोई जानवर होगा या शायद हवा। उसने दशकों तक खुद से झूठ बोला था, लेकिन यहाँ स्वर्ग की इस साफ रोशनी में वो झूठ मर चुका था। वो साया ताला थी। वो उस झोपड़ी के अंदर छिपी हुई थी। एडी ने आग लगाई थी और उस आग ने इस मासूम बच्ची की जान ले ली थी। एडी जमीन पर गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैं नहीं जानता था। एडी की चीखें उस शांत स्वर्ग में गूंजने लगीं। एडी को अब समझ आया कि उसे अपने पैर में गोली क्यों लगी थी। कैप्टन ने उसे गोली मारी थी ताकि वो ताला को बचाने के चक्कर में खुद न मर जाए। लेकिन एडी को इस बात का और भी ज्यादा दुख हुआ कि वो तो बच गया, पर ये बच्ची नहीं बची। उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी एक पाप थी। वो एक हत्यारा था। ताला ने एडी से नफरत नहीं की। उसने उसे सजा नहीं दी। उसने सिर्फ एक पत्थर उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, वॉश मी, यानी मुझे साफ करो। एडी ने कांपते हाथों से नदी का पानी लिया। जैसे ही उसने पत्थर से ताला की जली हुई खाल को सहलाया, एक चमत्कार हुआ। जहां जहां से पत्थर गुजर रहा था, वहां से जले हुए निशान गायब हो रहे थे। ताला की खाल फिर से नरम और सुंदर हो रही थी। ये सिर्फ ताला की सफाई नहीं थी, ये एडी के प्रायश्चित की रस्म थी। एडी रोता जा रहा था और साफ करता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने ताला को मारकर जो अंधेरा अपनी जिंदगी में भर लिया था, वो अब रोशनी में बदल रहा है। ताला उसे बता रही थी कि उसका मरना उसकी तकदीर का हिस्सा था, लेकिन एडी का उसके बाद का जीवन भी एक मकसद के लिए था। एडी ने पूछा, मेरी जिंदगी इतनी बेकार क्यों थी? मैं सिर्फ रूबी पियर पर ही क्यों रहा? मैंने कभी कुछ बड़ा क्यों नहीं किया? ताला ने जो एडी को सबक सिखाया, वो इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। तुम रूबी पियर पर इसलिए थे क्योंकि तुम बच्चों को सुरक्षित रख सको। तुमने अपनी मशीनों को तेल दिया, तुमने बोल्ट्स कसे, तुमने केबल्स चेक की, तुमने उन बच्चों की जान बचाई जिन्हें तुम जानते भी नहीं थे। तुम्हारी जिंदगी मेंटेनेंस की नहीं थी, वो प्रोटेक्शन की थी। एडी को समझ आया कि जिसे वो एक छोटी और उबाऊ नौकरी समझता था, वो वास्तव में एक दैवीय कार्य था। ताला ने उसे दिखाया कि उन 50 सालों में एडी ने हजारों बच्चों को मरने से बचाया था। अगर एडी वहां नहीं होता तो कई झूले गिर जाते, कई केबल्स टूट जाते। एडी का वहां होना उन बच्चों की जिंदगी और मौत के बीच की दीवार थी। ताला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मारा, लेकिन तुमने हजारों को बचाया, इसीलिए तुम यहां हो। एडी के दिल का बोझ पूरी तरह उतर गया। अब उसे समझ आया कि दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं और उससे किसी एक इंसान की भी सुरक्षा होती है, तो आपकी जिंदगी सफल है। एडी अब बेकार नहीं था, वो एक रक्षक था। एडी के मन में एक आखिरी सवाल था। वो छोटी बच्ची एनी या एमी, जिसके लिए उसने अपनी जान दी थी, क्या वो बच गई थी? एडी को डर था कि शायद उसने उसे बचाने के बजाय अपनी तरफ खींच लिया होगा। ताला ने एडी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया। वो उसे बादलों के ऊपर ले गई। नहीं एडवर्ड, तुमने उसे धक्का दिया था, तुमने उसे बचा लिया था।
एडी ने पूछा, लेकिन मुझे 2 छोटे हाथों का एहसास हुआ था। वे किसके हाथ थे? ताला ने उसे अपनी ओर खींचा और कहा, वे मेरे हाथ थे। मैंने तुम्हें पकड़ा और स्वर्ग लेकर आई थी। मैंने तुम्हें सुरक्षित पहुंचाया। एडी की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। उसका आखिरी काम वही था जो उसका पहला काम होना चाहिए था, एक बच्चे की जान बचाना। एडी अब पूरी तरह से पूरा यानी होल महसूस कर रहा था। दोस्तों, कहानी का अंत इतना खूबसूरत है कि ये आपकी रूह को छू लेगा। एडी अब अपनी अगली मंजिल पर पहुंच चुका है। वो उस विशाल झूले पर बैठा है जहां हजारों रोशनियां जगमगा रही है। वो मार्गरीट के साथ है और अब वे कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन यहाँ एक और बड़ा मोड़ है। लेखक मिच एल्बॉम हमें बताते हैं कि अब एडी स्वर्ग के उन 5 लोगों में से एक बन गया है। अब वो किसी और का इंतजार कर रहा है। वो उस बच्ची का इंतजार कर रहा है जिसे उसने बचाया था। जब कई सालों बाद वो बच्ची मरे भी, तो एडी स्वर्ग में उसका पहला इंसान होगा। वो उसे समझाएगा कि उसकी जान की कीमत क्या थी और क्यों वो जिंदा रही। कहानी एक सर्किल में पूरी होती है। हम सब एक दूसरे की कहानियों के हिस्से हैं। आज आप किसी के लिए अजनबी है, लेकिन शायद कल आप उनके स्वर्ग के 5 लोगों में से एक होंगे। आपकी जिंदगी बेकार नहीं है। आप जहां हैं, जैसे है, किसी न किसी मकसद के लिए है। बस अपना काम करते रहिए, क्योंकि कोई ना कोई आपको देख रहा है और कोई ना कोई आपकी वजह से सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये था एडी का सफर और मिच एल्बॉम की कालजयी रचना द 5 पीपल यू मीट इन हेवन। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल में एक नई उम्मीद जगाई होगी। कभी भी खुद को कम मत आंकिए। आपकी छोटी सी मुस्कुराहट, आपका ईमानदारी से किया गया काम या किसी अजनबी की छोटी सी मदद, ये सब स्वर्ग के बही खाते में दर्ज हो रहा है। अगर आपको ये 4 पार्ट की सीरीज पसंद आई तो कमेंट्स में लिखें, माई लाइफ हैज अ पर्पस। शुक्रिया इस भावनात्मक सफर में मेरे साथ रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और भी रूहानी कहानियों को साथ मिलकर डिकोड कर सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।